नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था जिसमें अपन ने पढ़ा गैसियस स्टेट में गैसों के लॉ ऑफ गैसेज, जिसमें अपन ने पढ़ा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो का नियम। तो इन तीनों नियमों की सहायता से बॉयल्स लॉ, दूसरा था अपना चार्ल्स लॉ और थर्ड है अवोगाद्रो लॉ। इन तीनों नियमों की सहायता से अपन ने एक गैस समीकरण डेवलप की थी जिसको कहते हैं गैस समीकरण। तो इन तीनों नियमों की सहायता से अपन ने पूर्व वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि गैस समीकरण डेवलप की और जो समीकरण अपने प्राप्त हुई थी वो PV बराबर RT, ये समीकरण प्राप्त हुई थी PV बराबर RT। यहाँ पे P बराबर क्या है? P बराबर दाब, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का दाब है। V जिस पात्र में गैस भरी हुई है वो आयतन है, तो V है आयतन। अपन कहें गैस का आयतन R एक स्थिरांक है जिसको कहते हैं गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक बोल दो, या फिर मोलर गैस कांस्टेंट, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं मोलर गैस स्थिरांक, मोलर गैस स्थिरांक। तो गैस स्थिरांक बोल दो या मोलर गैस स्थिरांक बोल दो, या इसको अपन क्या बोलते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं R। और R का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है इसका मान। अब ये जो PV बराबर RT है ये एक मोल गैस के लिए है, एक मोल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए गैस समीकरण क्या है? PV बराबर RT। और यदि गैस के n मोल है, एक से ज्यादा मोल है, मतलब n, तो अपन इसके लिए आदर्श गैस समीकरण कैसे लिखे हैं? n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के लिए गैस समीकरण अपन ऐसे लिख सकते हैं PV बराबर nRT, तो ये हो जाएगी PV बराबर nRT। अब इस गैस समीकरण का निर्माण, PV बराबर nRT का निर्माण गैसों के नियमों से हुआ, इसलिए इसको कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो ये गैस समीकरण जो प्राप्त हुई इसको कहते हैं आदर्श गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो मैं लिखूं कि गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT। जैसे मान लो मैंने लिखा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, और ये हो जाएगी PV बराबर nRT। यहाँ पे n है वो मोल्स की संख्या है, गैस के मोलों की संख्या को दर्शाता है। तो मैं n बराबर लिखूं गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको दर्शाता है। और R अपने लिखा भी कि ये R क्या होता है? गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो ये R है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, तो R हो गया गैस स्थिरांक। और इसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है। देखो R का मान 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन होता है, 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन। और लीटर ATM में निकाले तो R का मान 0.02 लीटर ATM प्रति मोल, लीटर ATM प्रति मोल केल्विन हो गया। R का मान अगर जूल में लेके आए तो 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन या 0.02 लीटर ATM प्रति मोल केल्विन होता है। R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। अब इसकी इकाई जो प्राप्त हुई है, ये R की इकाई कैसे अपन निकाले तो देखते हैं अपन। R की इकाई का निर्धारण, R की
इकाई का निर्धारण अपन आर की इकाई कैसे निकालें। तो अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण से। तो मैं लिखूं पीवी बराबर एनआरटी और अपन को चाहिए आर, तो आर बराबर हो जाएगा पीवी अपॉन आर एन टी। आर इधर आ गया तो पीवी बराबर पीवी अपॉन एन टी हो गया। अब ध्यान से देखना, पी क्या है, प्रेशर है, दाब है, तो पी तो लिखा मैंने दाब है। अब वी क्या है, आयतन, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं आयतन, तो वी हो गया आयतन, बटा एन क्या है, मोल्स की संख्या, जिसको मोल लिखे अपन, ये हो गए मोल, और टी क्या है, तापमान, टेम्परेचर, जिसको अपन लिखते हैं तापमान, तापमान है। अब अपन जानते हैं आर दाब, दाब क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब को मैं लिखूं बल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। ये दाब की सूत्र लिख दिया मैंने। आयतन, आयतन को अपन लिखते हैं मीटर क्यूब में, तो ये हो गया मीटर क्यूब, बटा मोल है तो मोल को मोल ही रख दिया, मोल, गुणा तापमान को केल्विन में लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया केल्विन। क्लियर। तो अपना सूत्र क्या प्राप्त हुआ, अपन को ये प्राप्त हो गया कि R बराबर प्राप्त हो गया बल, बल फिर है मीटर क्यूब, मीटर क्या है, लंबाई, लंबाई की इकाई, तो मीटर क्यूब को मैं लंबाई क्यूब लिख सकता हूं, लंबाई, लंबाई का होल क्यूब, बटा फिर नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जिसको मैं लंबाई का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो लंबाई का स्क्वायर, गुणा एन है मोल, तो मोल को वैसे का वैसा लिख देते हैं अपन, तो ये मोल हो गया। फिर है केल्विन, तापमान, तो तापमान की इकाई केल्विन, ये केल्विन लिख दिया मैंने। अब लंबाई का स्क्वायर से तो दो लंबाई स्क्वायर कट जाएगा, केवल बचा लंबाई, बल गुना लंबाई, ये होता है कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुना लंबाई, जिसको मैं बोलूं W बराबर एफ होता है, W बराबर एफ, बल बराबर कार्य गुणा लंबाई। अब अपन क्या करें, बल गुणा लंबाई की जगह कार्य लिख सकते हैं, बल गुणा लंबाई बचा ऊपर, तो इसकी जगह लिख देते हैं कार्य, तो अपन को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखो R बराबर बल गुणा लंबाई को मैं लिख रहा हूं कार्य, तो ये हो गया कार्य, फिर नीचे क्या बचा, मोल गुणा केल्विन, और कार्य की इकाई होती है, अगर अपन कैलोरी में निकालें तो कैलोरी, और जूल में लिखे तो जूल और कैलोरी, ये कार्य की इकाई होती है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कार्य बराबर, कार्य को जूल में, तो जूल बटा मोल केल्विन, मोल गुणा केल्विन। अब देखिए, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं जूल अपॉन मोल केल्विन, ये सब आर की इकाई हो गई। अगर कैलोरी में लिखे हैं तो कैलोरी में अपन मान लिख सकते हैं, जूल की जगह कैलोरी लिख दो, तो कैलोरी प्रति मोल केल्विन, मोल केल्विन। तो इस प्रकार अपन आर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या गैस कांस्टेंट की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी बात हुई कि आर की इकाई कैसे निकालें अपन, इस प्रकार मान रख करके इकाई का निर्धारण कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का अणुगति सिद्धांत। बहुत बार एग्जाम आ चुका है, और एग्जाम में
आ सकता है, अच्छा टॉपिक है। गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अपना टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। अब गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार अपन अलग अलग अभिधारणाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें, गैस के कण होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार गैस के कणों को सूक्ष्म कण माना गया है। तो मैं लिखूं गैस के कण कैसे होते हैं, सूक्ष्मतम होते हैं। गैस के कण सूक्ष्मतम होते हैं। फिर दूसरी बात, गैस के कण सूक्ष्मतम तो होते हैं, साथ ही साथ ठोस, प्रत्यास्थ और गोलाकार कण होते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस के अणु बोल दो या कण बोल दो, गैस के कण प्रत्यास्थ एवं गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। थर्ड पॉइंट, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा का मान, गैस के कण है, जैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, गति करेंगे, तो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा का मान तापमान के समानुपाती होता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं कि गैस के अणु की गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। तो मैं कहूंगी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा का मान परम ताप के टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये माना गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार कि गैस के अणु के मध्य किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गैस के अणु है, इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, शून्य होता है। तो गैस के अणु पर, गैस के अणु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य होता है, शून्य होता है, नगण्य होता है। शून्य का नगण्य, बहुत कम प्रभाव लगता है, मतलब लगता ही नहीं है, लगभग जीरो मानो। तो गैस के अणु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है, शून्य होता है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट, गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। जैसे मान लो पात्र में गैस के अणु भरे हुए हैं, तो पात्र में ये गैस का अणु ये आपस में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो अपन ये कहेंगे गैस के अणु है वो दूर दूर होते हैं। तो अणु के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल गैसों के लिए लगभग शून्य होता है, बहुत कम होता है। तो अपन ये कहें कि गैस के अणु के मध्य, गैस के अणु के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल शून्य होता है। गैस के अणु के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल का मान लगभग शून्य होता है, जीरो के लगभग होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि गैस के अणु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव तो जीरो होता ही होता है, साथ में अंतर आणविक आकर्षण बल का प्रभाव भी शून्य होता है, क्योंकि गैस के अणु बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर अणु पास में होंगे तो अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, दूर दूर होंगे तो अंतर आणविक आकर्षण बल कम होगा। जैसे अपन देखें, अपन ने पूर्व में भी देखा था कि ठोस अवस्था, ठोसों में क्या होते हैं, कण पास पास में होते हैं, पास पास में होंगे तो उनके मध्य लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा पास में आएंगे, ज्यादा पास में आएंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएंगे। ध्रुव थोड़े अणु दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल का मान थोड़ा कम होता है, इसलिए वो आसानी से विस्तृत हो जाते हैं सतह पे। गैसों में कण बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, कोई निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए इनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल
इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान लगभग शून्य होता है। तो इसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैसों के अणुगति सिद्धांत किसने दिया, क्यों अवस्था पड़ी? देखो पहले अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिए कि गैस के कण इस प्रकार हो सकते हैं। फिर बर्नौली आया, बर्नौली ने क्या किया, जो भी सिद्धांत दिए गए गैस के अणु के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, उनमें सब में संशोधन करके उन्होंने बताया, अपनी नई थ्योरी दी। और ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के आधार पर ही अपन आगे गैसों के कणों का अध्ययन करेंगे कि गैस के कणों में कौन कौन से बल होते हैं, या गैस के कणों का वेग क्या होता है, औसत वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग है, ये सब बातें अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये तो थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की पोस्टुलेट, अभिधारणाएं, अलग अलग अभिधारणाएं जो मुख्यतः ये है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को कैसे अपन डिराइव करें बॉक्स में लेकर के, तो उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।